नमस्ते। आज बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, या जिसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। कभी सोचा है, ये जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये आखिर आती कहाँ से हैं? चलिए, आज की इस पड़ताल में इसी उलझे हुए कनेक्शन को थोड़ा सुलझाते हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो फोन हम सबके हाथ में है, ये असल में आता कहाँ से है? क्या ये किसी एक ही देश में बनता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। और सच कहूं तो यही आज के टॉपिक की सबसे मजेदार बात है। और इसी सवाल का जवाब छिपा है वैश्वीकरण में। अब ये बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। बस ये समझिए कि व्यापार, पैसा और टेक्नोलॉजी की वजह से देश एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। मानो जैसे बिजनेस के लिए देशों के बीच की सरहदें सिकुड़ती जा रही हों। तो सवाल ये है कि ये जुड़ाव होता कैसे है? इसके पीछे का असली इंजन है बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या एमएनसीज कहते हैं। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इनकी ये ग्लोबल असेंबली लाइन आखिर चलती कैसे है। ये कंपनियां ना बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती हैं। ये एक ही चीज को बनाने के लिए पूरी दुनिया को अपना कारखाना बना लेती हैं और हर देश की जो खास बात है, जो उसकी ताकत है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाती हैं। इससे होता क्या है, उनका काम सबसे बढ़िया भी होता है और सबसे सस्ता भी। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए कोई नया आइडिया या डिज़ाइन है, तो वो अक्सर अमेरिका जैसे देश में तैयार होता है। फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स चीन जैसी जगहों पर बनते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है। इसके बाद इन सारे पार्ट्स को मेक्सिको जैसी किसी जगह पर एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब असेंबल किया जाता है। और आखिर में जब हमें कोई दिक्कत आती है, तो कस्टमर केयर के लिए कॉल सेंटर भारत में होते हैं, क्योंकि यहाँ स्किल्ड और अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। मतलब सोचिए, एक फ़ोन और काम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब आते हैं असली सवाल पर। भारत पर इसका क्या असर हुआ है? देखिए, यहाँ ग्लोबलाइजेशन ने ना एक तरह से दो अलग अलग कहानियां लिखी हैं। एक कहानी है जबरदस्त फायदों की, तो दूसरी है कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियों की। अच्छा, तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, मतलब कस्टमर्स के लिए, तो ये कमाल की चीज़ रही है। अब देखिए ना, मॉल्स में कितने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए, मतलब चॉइस ही चॉइस है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी पहले से बेहतर हुई है और कीमतें भी गिरी हैं। याद है वो दौर जब बाजार में चीनी खिलौने आए थे, कितने सस्ते थे। और हाँ, विदेशी कंपनियों के आने से बहुत सारी नई नौकरियां भी पैदा हुई हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन सस्ती चीजों की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब ग्लोबलाइजेशन का दूसरा पहलू भी देखते हैं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ जो मुकाबला है ना, वो बराबरी का है ही नहीं। सोचिए, एक तरफ है ये बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां, इनके पास एडवर्टाइजिंग के लिए करोड़ों का बजट होता है। ये इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती हैं कि इनकी लागत बहुत कम हो जाती है। और दूसरी तरफ है हमारे छोटे मोटे लोकल बिजनेस, जिन्हें अक्सर एक ही परिवार चलाता है। इनके पास पैसा लिमिटेड होता है। अब बताइए, ये कीमत में कैसे मुकाबला करेंगे? और इसका नतीजा हम सबने देखा है। कई छोटे व्यापारी अपने ग्राहक खो देते हैं और आखिर में उन्हें अपनी दुकान पर ताला लगाना पड़ता है। और इसका असर सिर्फ दुकान के मालिक पर नहीं पड़ता, बल्कि उन सब पर पड़ता है जिनकी रोजी रोटी उस दुकान से जुड़ी थी। और ये मार सिर्फ छोटे व्यापारियों पर ही नहीं पड़ती, मजदूरों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कंपनियां अपना खर्चा बचाने के चक्कर में क्या करती हैं? वो मजदूरों को अक्सर थोड़े समय के लिए, या कहिए बिना किसी पक्के कॉन्ट्रैक्ट के काम पर रखती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मजदूरों के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फायदे नहीं। मजदूरों पर ना कई तरह से दबाव बनता है। सबसे पहला तो है कम सैलरी का दबाव। क्यों? क्योंकि कंपनियों को उन देशों से भी कंपटीशन करना है जहां मजदूरी बहुत ही कम है। दूसरा, खर्चा कम करने के लिए कुछ कंपनियां वर्क प्लेस पर सेफ्टी से भी खिलवाड़ करती हैं। और तीसरा, मजदूरों की अपनी बात रखने की, बेहतर सैलरी या सुविधाएं मांगने की ताकत भी कम हो जाती है। उन्हें डर रहता है कि अगर ज्यादा मांग की तो कंपनी अपना काम उठाकर किसी और देश में ले जाएगी। तो इतनी सब बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बुरी चीज है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि हम इसे सबके लिए फेयर यानी निष्पक्ष कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब जरा समाधानों की बात करते हैं। देखिए,
फेयर ग्लोबलाइजेशन का मकसद बहुत साफ और सीधा है। मकसद ये है कि इस कनेक्टेड दुनिया का फायदा हर किसी तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि फायदा सिर्फ कुछ चुनिंदा, अमीर और ताकतवर लोगों तक ही सिमट कर रह जाए। बात है सबके विकास की, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो इसे करने के लिए एक 5 पॉइंट का प्लान हो सकता है। नंबर 1, मजदूरों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए। नंबर 2, छोटे बिजनेस को लोन, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देकर उनकी मदद की जाए। नंबर 3, ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हों जो हमारे कमज़ोर सेक्टर्स को बचाएं। नंबर 4, पूरी दुनिया को मिलकर लेबर और ट्रेड के लिए कॉमन नियम बनाने चाहिए। और 5वां और सबसे ज़रूरी, ये पक्का किया जाए कि आर्थिक विकास की रोशनी समाज के हर कोने तक पहुंचे। तो अब सवाल आता है कि आगे का रास्ता क्या है, और यहाँ सरकार का रोल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सही नीतियाँ, सही पॉलिसीज़ ही इस नाजुक संतुलन को बना सकती हैं। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, हमारा लक्ष्य ग्लोबलाइजेशन को रोकना नहीं है। ये एक बहती नदी की तरह है, इसे रोका नहीं जा सकता। लक्ष्य है इसे सही दिशा देना, इसे इस तरह से चलाना है कि इसके फायदे की फसल हर भारतीय के आंगन तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के खेतों तक। और अच्छी बात यह है कि सरकार के पास इसके लिए कई टूल्स हैं। वो स्मार्ट ट्रेड रूल्स बना सकती है, जिससे ज़रूरी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके। छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है ताकि वो बड़ी कंपनियों के सामने टिक सकें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकती है ताकि हमारे लोग ग्लोबल इकोनॉमी की नई नौकरियों के लिए तैयार हों। और सबसे ज़रूरी, लेबर कानूनों को सख्ती से लागू करना ताकि हर काम करने वाले को सही वेतन और सुरक्षित माहौल मिले। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। ग्लोबलाइजेशन हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, ये तो अब एक हकीकत है। पर क्या हम इसे ऐसा बना सकते हैं जो हम सबके लिए काम करे, एक ऐसा सिस्टम जो किसी को पीछे ना छोड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सही नीतियों, आपसी सहयोग और नेक